बारिश में गरीब बहू का पानी की टंकी में घर, खाना और रसोई। माँ देखो ना, कितनी अच्छी बारिश हो रही है और हमारे सभी पड़ोसी इस बारिश में चाय पकौड़े खा रही हैं। और अभी तक तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया। बेटी, शाम के 4 बज गए हैं। बस थोड़ी देर में पापा आ जाएंगे, फिर हम सब भी पकौड़े बनाकर खाएंगे। अरे देखो, भैया आ रहे हैं। बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं और हाथ में सामान का थैला भी है। बारिश में भीगते हुए प्रतीक सामान का थैला लेकर अपने छोटे से कच्चे पक्के घर में पहुंचता है। बाप रे, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो हमारे शहर में कभी नहीं हुई। हाँ बेटा, इस बार बारिश काफी अच्छी हो रही है और ऐसी मजेदार बारिश में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। तू जल्दी से कपड़े बदल ले, फिर साथ में बैठकर चाय पकौड़े खाएंगे। बेटा, हमारी गरीबी की वजह से हम तुझे पढ़ा नहीं पाए, लेकिन किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तूने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। जब से तूने होश संभाला है, तब से हमारा पूरा ख्याल रखता है। हमारे साथ साथ तू अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपनी छोटी बहन का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हमें गर्व है तुझ पर। ठीक है माँ, अब ज्यादा भावुक मत होइए। शिवाक्षी, तुम जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ, मैं कपड़े बदलता हूँ। शिवाक्षी घर के कोने में अपनी छोटी सी रसोई में आती है और गैस स्टोव पर कढ़ाई चढ़ाकर पकौड़े तलती है। प्रतीक कपड़े बदलकर घर के दरवाजे पर चटाई बिछाकर अपने पूरे परिवार के साथ बैठता है और फिर पूरा परिवार हंसी मजाक करते हुए बारिश में पकौड़े खाता है। वहीं कुछ ही दूरी पर अपने बड़े से घर की बैल्कनी में धनंजय अपने चमचों के साथ खड़ा होता है। साहब, एक बात समझ नहीं आती, इस पूरे मोहल्ले में जब से हम आए हैं सबसे ज्यादा गरीब यही लोग हैं, फिर भी ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं साहब? अरे ये सभी को धोखा देते हैं। ये लोग कोई गरीब नहीं है। इन लोगों ने गरीबी के पीछे ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। देखिए नक्शा, ये नक्शा मुझे मेरे दादाजी के पास से मिला था और इसी वजह से मैंने इस मोहल्ले में ये घर लिया है, क्योंकि इनके घर के नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा है। पुराने बर्तन और महंगे डिजाइन वाले बर्तन जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। मुझे यही बर्तन चाहिए। मैंने ये घर इनसे लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये घर बेचेंगे नहीं। साहब, अगर इन्हें खजाने के बारे में पता है तब तो ये लोग कभी आपको घर अपना बेचेंगे ही नहीं। हमें तो ये घर इनसे छीनना पड़ेगा, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? उसका भी प्लान मैंने बना लिया है। मैं नकली कागजात दिखाकर इनका घर छीनूंगा। पिछले 2 महीनों से धीरे धीरे नकली कागजात तैयार कर रहा हूँ इनके। अब कल सारे कागजात तैयार हो जाएंगे और फिर हम इन्हें बेघर करके इनका घर ले लेंगे। और एक बात ध्यान रखना, ये लोग कहीं ज्यादा काम ना कर पाए और ज्यादा पैसे भी ना जुटा पाए। अगर इन्होंने पैसे जुटा लिए और कोई वकील कर लिया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? जी साहब, समझ गया। आप बस इन्हें बेघर कीजिए, खुदाई करके सामान निकलवाना और इन्हें कोई बड़ा काम ना करने देना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। आज का दिन बीतता है, अगले दिन भी बारिश लगातार जारी रहती है। तेज बारिश के बीच शिवाक्षी के घर के दरवाजे पर विराज पुलिस की वर्दी में और मयंक हाथ में कागजात लेकर पहुंचता है। दोनों बारिश से बचने के लिए छाता लिए हुए हैं और रेनकोट पहने हुए हैं। अरे तुम गरीबों ने इस सज्जन आदमी के घर पर कब्जा क्यों कर रखा है भाई? है? इन्होंने तुम्हें कोर्ट से 2-3 बार नोटिस भिजवाया है और तुम लोग नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे हो। तुम लोगों को सरकार का डर नहीं है क्या? साहब, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला और हम किसी के घर पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये तो मेरा ससुराल है। ये देखो, नोटिस और जमीन के सारे कागजात। इन कागजात के मुताबिक ये जमीन धनंजय जी की है और तुम लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अरे, दिमाग खराब हो गया है क्या आप लोगों का? हा? ये सारे पेपर नकली हैं। ये छोटी सी जमीन हमारे पूर्वजों की है। जब यहाँ इतना बड़ा मोहल्ला भी नहीं बना था, तब से मेरे दादाजी के जमाने से हमारा परिवार यहाँ रह रहा है। साहब, ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये लोग उस जमाने से इस जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन जमीन है किसकी? ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। मेरे पूर्वजों ने इन्हें सिर्फ रहने के लिए जमीन दी थी, लेकिन इन लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। ना मुझे भाड़ा देते हैं, ना मेरी जमीन वापस कर रहे हैं। और मैंने नोटिस भिजवाया तो उसका जवाब भी नहीं दिया, इसलिए मजबूरन मुझे आपको लेकर यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन धनंजय बेटा, ये जमीन तो हमारे परिवार की है। इतने सालों से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं। अचानक तुम इस जमीन को अपनी कैसे बता सकते हो?
अम्मा भावनाओं से जमीन के कागजात नहीं बदलते। मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। देखिए, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं और सच्चाई का पता लगाया जा चुका है। आप लोगों को जल्द से जल्द ये घर खाली करना पड़ेगा। अरे लेकिन साहब, हम अचानक अपना घर छोड़कर जाएंगे कहाँ? हमारे पास रहने के लिए दूसरा घर नहीं है। हमारी इतनी कमाई भी नहीं है कि कहीं किराए का घर ले सके। ये सब अदालत में कहना। अभी कागजात हमारे सामने हैं और आदेश के मुताबिक तुम्हें ये जगह खाली करनी होगी। साहब, कम से कम हमें कुछ समय तो दीजिए। हम अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास पैसे भी नहीं है। समय बहुत मिल चुका है, अब तुरंत घर खाली करो। धनंजय, गरीब आदमी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, ऊपर वाला बाद में देखेगा, अभी कानून देख रहा है। विराज जी, इन्हें अभी बाहर निकलवाइए। चलिए, आप लोग अपना अपना जरूरी सामान उठाइए और बाहर निकलिए। अभी बाहर निकलो, चलो। सर, आप इन्हें बाहर निकलवा कर ही जाइए। विराज और मयंक की मौजूदगी में पुलिस परिवार को घर से बाहर निकाल देती है। शिवाक्षी, प्रतीक, संजय, मीना, नीतू और शिखा बारिश में घर के बाहर खड़े रह जाते हैं। गरीब परिवार के पास कोई जमा पूंजी नहीं है और घर से निकलते समय साथ ले जाने के लिए भी बहुत कम सामान है। धनंजय जी, कम से कम हमारे बर्तन और घर का थोड़ा बहुत सामान तो ले जाने दीजिए। हमारे पास पहले से ही कुछ नहीं है। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाओगे। इतने समय से मेरी जमीन पर रह रहे हो और जमीन खराब करने का हर्जाना भी तो होगा। रखो सारा सामान। तुम लोग सिर्फ अपने कपड़े लेकर जा सकते हो। जाओ। बेटा, गरीब के पास कपड़ों के अलावा बचा ही क्या है? घर भी चला गया और घर का सामान भी चला गया। माँ, जितना है उतना ही समेट लो। अब यहाँ खड़े रहने का भी कोई मतलब नहीं है। शिवाक्षी एक छोटी सी पोटली में कपड़े बांधती है। प्रतीक, संजय, मीना और नीतू भी अपने अपने कपड़े समेटते हैं। शिखा अपनी छोटी सी पोटली लेकर माँ का हाथ पकड़ती है। पूरा परिवार तेज बारिश के बीच अपना घर छोड़कर बाहर निकल जाता है। तेज बारिश के बीच संजय, मीना, प्रतीक, शिवाक्षी, नीतू और शिखा अपना सामान लेकर मोहल्ले में मदद मांगते हैं। भीगे कपड़ों में पूरा परिवार एक एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन कोई भी परिवार अपने घर में उन्हें जगह देने के लिए तैयार नहीं होता। हम भला क्यों मदद करें? एक भले इंसान ने मदद की तो 3 पुश्त से टांग तोड़कर बैठ गए हैं इनके घर में। हमने मदद की तो पता चला हमारा घर भी हथिया लेंगे, फिर हमें भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। हमसे मदद की उम्मीद मत रखना। बहन, बुरा मत मानना, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। हम अपने घर में किसी को जगह नहीं दे सकते। हे भगवान, गरीबी की वजह से तो कोई रिश्तेदार हमारा रहा ही नहीं। गरीबी में रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया और अब पड़ोसी, जिन्हें पहले रिश्तेदार कहा जाता था, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हिम्मत मत हारना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हम अपने घर वापस कब जाएंगे? बेटा, रो मत, मम्मी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेगी। भाभी, अब हम क्या करें? भाभी, आप ही बताओ ना। मम्मी आपको इस घर की बहू ही नहीं, घर की लक्ष्मी कहती है। भाभी, अब आप ही कुछ बताओ। देख बहू, ऐसा कर, शिखा को लेकर अपने मायके निकल जा। कम से कम बच्ची को बारिश और इस परेशानी से तो बचा पाएगी। नहीं मम्मी जी, मैं अकेली मायके नहीं जाऊंगी, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। बहू, हम सब कैसे जाएंगे? फिर मायका भी इतना संपन्न नहीं है कि पूरा परिवार जाकर रह जाए। पहले ही लोग अपनी मुश्किलों से परेशान होंगे, हमारे जाने से परेशानी और बढ़ जाएगी। मम्मी जी, जैसा भी है मेरा मायका है, मैं अपने परिवार को छोड़कर अकेली वहाँ नहीं जाऊंगी। सुख में साथ रहना आसान है, लेकिन मुसीबत में परिवार को छोड़ देना मेरे संस्कार नहीं है। शिवाक्षी सही कह रही है। हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। अलग अलग होकर मुश्किलें कम नहीं होंगी। बेटा सही कह रहा है। घर चला गया, लेकिन परिवार अभी भी हमारे साथ है और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। फिर भैया आप जाए कहाँ? पता नहीं बहन, लेकिन कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ जरूर निकलेगा। हाँ चलो, पहले किराए पर कोई छोटा सा कमरा ढूंढते हैं। परिवार बारिश में अलग अलग जगहों पर किराए का कमरा तलाशने लगता है। कई जगहों से मना होने के बाद परिवार मिथिलेश के पास पहुंचता है। देखो भाई, बिना एडवांस दिए मैं किसी को घर देता नहीं। तुम कह रहे हो कि महीने भर में एडवांस दे दोगे, लेकिन तुम्हारी इतनी कमाई है कहाँ कि महीने भर में मेरा एडवांस दे पाओगे? तुम तो महीने का किराया दे दो, यही बहुत बड़ी बात है। माफ करना भाई, मैं तुम्हें घर नहीं दे सकता। परिवार लगातार बारिश में भटकते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंचता है, जहां पहले किसी काम के लिए
निर्माण चल रहा था, लेकिन फिलहाल पूरा काम बंद पड़ा है। तभी अचानक बारिश और तेज हो जाती है, आसमान में बिजली कड़कने लगती है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। सामने 5000 लीटर की 3 बड़ी बड़ी पानी की टंकियां रखी हैं। मम्मी जी, एक बात सोच रही हूँ, ऐसे बारिश में भीगने से अच्छा है कि हम इन पानी की टंकियों के अंदर जाकर बैठ जाएं। टंकी बहुत बड़ी है, हम सब इसमें आराम से बैठ सकते हैं, कम से कम बारिश से बच जाएंगे। बात तो सही है, बारिश में बाहर खड़े रहने से तो अच्छा है कि कुछ देर के लिए टंकी में ही बैठ जाते हैं। बेटा, जिंदगी भी क्या दिन दिखा रही है। अपना घर छोड़ने के बाद अब पानी की टंकी में बैठने की नौबत आ गई है। पापा, अभी जान बचाना जरूरी है, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। प्रतीक किसी तरह संजय और मीना को पहली पानी की टंकी के अंदर उतारता है। शिवाक्षी और नीतू शिखा को संभालकर दूसरी टंकी में उतारती हैं। पूरा परिवार टंकियों के अंदर बैठ जाता है और टंकी के ढक्कन बंद कर देता है। बाहर बारिश लगातार बरसती रहती है और बिजली कड़कती रहती है। हे भगवान, क्या दिन दिखा दिया। जिस घर में इतने साल गुजारे, आज उसी घर से निकलकर पानी की टंकी में रहना पड़ रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी ऐसी करवट लेगी। घर गया, काम का सहारा नहीं है और अब बारिश से बचने के लिए पानी की टंकी हमारा आसरा बन गई है। भाभी, क्या सच में अब हमें इसी पानी की टंकी में रहना पड़ेगा? खाना भी यही खाना होगा और रात भी यही गुजारनी होगी? नीतू, घर तो हम अभी ले नहीं सकते। हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, उन्हीं से खाना और बाकी ज़रूरतें पूरी करना पड़ेगा। अगर वही पैसे किराए में लगा दिए तो ना हमारे पास छत बचेगी और ना खाने के लिए पैसे। इसीलिए हमें बारिश से बचने के लिए पानी की टंकी में ही रसोई, खाना और सोना होगा और जैसे तैसे आज की रात गुजारनी होगी। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम होती है। परिवार पानी की टंकियों से बाहर निकलता है। माँ जी, बाथरूम जाना है। बहू, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन बाहर तो। माँ, पापा जी को भी जाना है और मुझे भी, लेकिन अगर कोई सरकारी आदमी हमें इस पानी की टंकी में रहते हुए देख लेगा ना, तो पता नहीं क्या होगा। सही कहा बेटा, अगर किसी ने हमें यहाँ से निकाल दिया ना, तो हम कहाँ जाएंगे। अपना घर पहले ही चला गया है, अब ये ठिकाना भी चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर हम क्या करें? बिना बाथरूम के हम कैसे रहेंगे? हमें अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ेगा। रात में खाना खाने के बाद बाहर निकलना भी ठीक नहीं रहेगा। ऐसा करते हैं, सुबह 3-4 बजे उठेंगे और काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाएंगे। अभी हमारे पास यही एक रास्ता है। ठीक है शिवाक्षी, जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, यही करना पड़ेगा। अच्छा प्रतीक, सबसे पहले आप काम पर चले जाइए। आज जो भी पैसे मिले उसमें थोड़ा राशन ले आइएगा। अगर कहीं से लाइट का कोई जुगाड़ हो पाए तो वो भी ले आइएगा। बाकी हम यहाँ बर्तन और चूल्हा बनाने का इंतजाम करते हैं और तीनों पानी की टंकियों में सीढ़ियाँ भी लगा देंगे। ठीक है शिवाक्षी, लेकिन बारिश में तुम लोग ज्यादा मत भीगना। मैं जल्दी काम करके वापस आने की कोशिश करूंगा। बेटा, तू काम पर जा, मैं यहाँ सीढ़ियाँ बनाने का काम करता हूँ। बहू, तुम और मीना बर्तन बनाने का काम संभाल लो। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, यहाँ का इंतजाम हम कर लेंगे। प्रतीक काम की तलाश में निकल जाता है। संजय आसपास से लकड़ियाँ और मजबूत बेलें इकट्ठी करता है। नीतू और शिखा तीनों पानी की टंकियों की सफाई शुरू करती हैं। काफी समय से बंद पड़ी टंकियों के अंदर जमा गंदगी बाहर निकाली जाती है। बुआ, यहाँ तो बहुत सारी मिट्टी और गंदगी जमा है। हाँ बेटी, पहले पूरा साफ करना पड़ेगा। चलो तुम ये छोटा वाला हिस्सा साफ करो और मैं ये किनारा साफ करती हूँ। बुआ, ये टंकी साफ होने के बाद बहुत अच्छी लगेगी ना? हाँ, फिर देखना हमारी पानी की टंकी छोटी सी झोपड़ी जैसी लगने लगेगी। नीतू और शिखा सफाई करने लगती हैं। संजय लकड़ियों को बेलों से बांधकर 3 सीढ़ियां तैयार करता है। हर सीढ़ी में 4 की जगह 5 पायदान लगाए जाते हैं ताकि टंकी पर चढ़ना और उतरना आसान रहे। बस ये लकड़ी यहाँ बांध दी और ये बेल अच्छी तरह से कस दी। 4 पायदान से काम चल जाता, लेकिन 5 पायदान रख देता हूँ, चढ़ने और उतरने में आसानी रहेगी। पापा जी, सीढ़ी तो अच्छी बन गई, अब टंकी में चढ़ना उतरना पहले से काफी आसान रहेगा। दूसरी तरफ शिवाक्षी और मीना बारिश से बचते हुए गीली मिट्टी इकट्ठा करती हैं और हाथों से छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाने लगती हैं। माँ जी, मिट्टी तो मिल गई और बर्तन भी बना लेंगे, लेकिन इन बर्तनों को सुखाएंगे कैसे? बाहर तो बारिश हो रही है।
बहू, हम भट्टी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कर, पहले फटाफट बर्तन बना लेते हैं, फिर बर्तनों को रखकर आसपास से सूखी घास इकट्ठी करेंगे और पत्थर रगड़कर आग जला देंगे। धीरे धीरे बर्तन सूख जाएंगे और खाना बनाते बनाते और सख्त हो जाएंगे। और बर्तनों को रोज थोड़ा थोड़ा लीपते रहेंगे तो बर्तन और मजबूत होते जाएंगे। और कौन सा हमें यहाँ पूरी जिंदगी बितानी है, बस कुछ समय की तो बात है। भगवान हम पर भी नजर जरूर रखेगा। गरीब बहू बहुत उम्मीद से पानी की एक टंकी में मिट्टी से लिपाई करके छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बैठाती है और मिट्टी के बने बर्तन सजाकर संजय की बनाई सीढ़ी टंकी में लगाती है और अपनी रसोई तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सब दूसरी टंकी को सोने के लिए तैयार करते हैं। टंकी के अंदर लकड़ी और बेलों से बनाई गई सीढ़ियां लगाते हैं। ऐसे ही शाम होती है। बारिश में प्रतीक काम से वापस लौटता है और साथ में थोड़ा राशन और सोलर एनर्जी से चलने वाली 2 टॉर्च लेकर आता है। प्रतीक, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि सोलर एनर्जी से चलने वाले टॉर्च लेकर आए हो। बहू, एक टॉर्च हमारे खाने और सोने वाली टंकी में रहने दे और एक टॉर्च अपनी रसोई में लेकर चली जा और फटाफट कुछ बना ले, बहुत भूख लगी है। शिवाक्षी खाने और सोने वाली टंकी में एक टॉर्च जलाकर रख देती है, जिससे अंधेरा होने से पहले ही टंकी में रोशनी हो जाती है और एक टॉर्च लेकर बाहर निकलती है और टंकी की सीढ़ियां उतरकर अपनी रसोई में आती है और मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर दाल चावल बनाकर खाना दूसरी पानी की टंकी में लाती है और केले के पत्तों पर परोसती है। वाह, खाने में सिर्फ दाल और चावल है, लेकिन मिट्टी के बर्तन का स्वाद ही कुछ और होता है। अब समझ आया कि पहले के जमाने में लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल क्यों करते थे। बात तो सही है, लेकिन ये स्वाद हमें इससे खतरनाक बारिश के बीच इस पानी की टंकी में भी मिल रहा है, जिससे मुझे तो इसका स्वाद नहीं आ रहा। पानी की टंकी में अपनी बहू और पूरे परिवार के साथ रहना पड़ रहा है। इतनी शर्म की बात है। अगर बहू के मायके वालों को ये सब पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, आप खाना खाइए और आराम से सो जाइए। अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। बहुत सही कह रही है, पेट में खाना चला गया है, अब भगवान का नाम लेकर आराम करो। परिवार केले के पत्तों पर खाना खाता है। खाना खत्म करने के बाद प्रतीक टंकी का ढक्कन खोलकर केले के पत्ते बाहर फेंक देता है और पूरा परिवार उसी पानी की टंकी में अपने घुटने मोड़कर सो जाता है। देर रात बारिश का पानी टंकी के ढक्कन से रिसकर सबके ऊपर टपकने लगता है। माँ देखो ना, मेरे चेहरे पर पानी गिर रहा है। मेरी पूरी नींद खराब हो गई। एक तो इतनी छोटी सी जगह है कि घुटने मोड़कर सोना पड़ रहा है। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ, ऊपर से पानी भी मेरे मुंह पर गिर रहा है। भाभी, मेरी हालत भी खराब हो गई है। पूरी रात चैन से सोना भी मुश्किल है। कभी पैर टकरा जाता है, कभी चेहरे पर पानी गिरने लगता है। हाँ बहू, इतनी छोटी सी जगह में घुटने मोड़कर सोना हम बुजुर्गों के लिए बड़ा मुश्किल है। घुटने दुख गए हैं मेरे तो। खैर, रहना तो अभी ऐसे ही पड़ेगा। तुम लोग आराम करो बहू। हाँ, अगर इस पानी की कुछ व्यवस्था कर सकती हो तो कर लो। पापा जी, ये पानी जो टंकी से रिसकर गिर रहा है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ बर्तन लगा देती हूँ। बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसे पीने के पानी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शिवाक्षी, इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे लिए तो बारिश की हर बूंद कीमती है। शिवाक्षी प्रतीक के साथ टंकी से बाहर निकलती है। दोनों कुछ बड़े केले के पत्ते लेकर वापस आते हैं। शिवाक्षी केले के पत्तों को टंकी के अंदर चारों तरफ बांधकर ढलान बना देती है। बारिश का रिश्ता पानी पत्तों पर गिरकर ढलान से नीचे की तरफ बहता है और बूंद बूंद करके एक मिट्टी के मटके में जमा होने लगता है। देखिए, अब पानी सीधे मटके में जमा होगा। सुबह इसे छानकर अच्छी तरह उबाल लेंगे। पीने के पानी की चिंता खत्म हो जाएगी। शिवाक्षी, सच में तुमने मुसीबत को भी सहूलियत में बदल दिया। हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था कि पानी की टंकी में बारिश से भी पानी बचाया जा सकता है, रसोई बनाई जा सकती है, खाना खाया जा सकता है और सो भी सकते हैं। ऐसे ही अगली सुबह शिवाक्षी मटके में जमा बारिश के पानी को छानती है और रसोई वाली टंकी में ले जाकर पानी को अच्छी तरह उबालती है। कुछ दिनों तक परिवार इसी तरह बारिश के पानी को जमा करके छानता और उबालता है। परिवार की जिंदगी का नया ठिकाना बन जाता है। पर एक सुबह रात से हो रही तेज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है और सोलर एनर्जी से चलने वाली टॉर्च की बैटरी भी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। बारिश थोड़ी हल्की होती है और पूरा परिवार पानी की टंकी से बाहर निकलता है। भाभी, अब इस टॉर्च को चार्ज कैसे करेंगे? यहाँ तो बारिश हो रही है, सोलर पैनल को धूप ही नहीं मिलेगी।
ननन जी, एक आइडिया है। ऐसा करते हैं, 2 पत्थरों के बीच कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर टॉर्च रख देते हैं, फिर दोनों तरफ 2 पत्थर रखकर ऊपर एक पत्थर रख देते हैं। सोलर पैनल सामने की तरफ रहेगा, बारिश से भी बच जाएगा और हल्की धूप में धीरे धीरे चार्ज भी होता रहेगा। भाभी ये जुगाड़ तो अच्छा है, बारिश से भी बचेगा और चार्ज भी हो जाएगा। शिवाक्षी मोटा कपड़ा बिछाकर टॉर्च को पत्थरों के बीच रखती है। दोनों तरफ पत्थर लगाकर ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता है और केले के पत्ते से ऊपर का हिस्सा ढक दिया जाता है। सोलर पैनल को हल्की धूप की तरफ कर दिया जाता है। टॉर्च बारिश से बची रहती है और धीरे धीरे चार्ज होने लगती है। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार पानी की टंकी के अंदर सो रहा होता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टंकी के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लगता है और देखते ही देखते पानी घुटनों तक पहुंच जाता है। उसी समय आसमान में तेज बिजली कड़कती है। माँ देखो ना, पानी भर रहा है। मम्मी देखो, मैं तो डूब जाऊंगी। मम्मी तू चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, ऐसे चिल्ला मत। आसपास कोई गुजरता रहा और उसे पता चल गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। चुप हो जा बेटा, आजा, मम्मी की गोद में आजा। शिवाक्षी शिखा को गोद में उठाती है। शिखा की चीख की आवाज सुनकर पास ही मौजूद कल्लू और कालिया चौंक जाते हैं। अरे इस सुनसान इलाके में चिल्लाने की आवाज किसकी आई? यहाँ तो सिर्फ हम लोग हैं भाई। किसने चिल्लाया? अरे भाई, लगता है यहाँ कोई दूसरा भी है। जल्दी निकल यहाँ से। पता नहीं इस सुनसान इलाके में कौन है। कहीं भूत वूत तो नहीं है? किसी बच्चे का भूत हुआ तो हमें बहुत मारेगा भाई। चल भाई, यहाँ से निकलते हैं। कल्लू और कालिया डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और सीधे धनंजय के पास पहुँचते हैं। क्या हो गया? हाँ, रात के 3 बजे तुम लोग भाग कर क्यों आ रहे हो? अरे साहब, बारिश में उस सुनसान इलाके में कोई भूत रहता है क्या? हम लोगों ने वहाँ बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी है। उस इलाके में तो सरकारी काम चल रहा था ना, जिस इलाके की तुम लोग बात कर रहे हो। हाँ साहब, वही की बात कर रहे हैं। कहीं ये भूत वूत तो नहीं रहता? वैसे पता किया कि ये लोग कहाँ गए? कुछ पता चला? नहीं साहब, कुछ पता नहीं चला। शहर में कहीं दिख ही नहीं रहे। अरे नालायकों, चमचों, जरूर वो लोग वहीं कहीं रह रहे होंगे। उन्हीं की आवाज सुनी होगी तुम लोगों ने। पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं पैसे ना जुटा रहे हो। चलो देखते हैं। धनंजय, कल्लू और कालिया वापस उसी सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। तीनों बारिश के बीच पूरे इलाके में छापेमारी की तरह परिवार को ढूंढना शुरू करते हैं। अरे अच्छे से ढूंढो, एक एक जगह देखो। कहीं कोई सामान, कपड़ा या उनके रहने का निशान दिखाई दे तो तुरंत बताना। साहब, यहाँ कोई नहीं है। पूरे इलाके में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पूरे शहर में भी नहीं है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर के बाहर कहीं चले जाएं। शहर में उन्हें कोई जगह नहीं दे रहा तो बाहर उन्हें कौन जगह देगा? आखिर माजरा क्या है? धनंजय की नजर पानी की टंकी के पास पड़े कुछ कपड़ों पर पड़ती है। धनंजय कपड़ों को देखकर पानी की टंकी की तरफ बढ़ता है। अरे ये कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा ये पानी की टंकी खोलो। जी साहब। कल्लू पानी की टंकी का ढक्कन खोलता है। पानी की टंकी के अंदर परिवार का एक भी सदस्य नहीं होता और ना ही कोई सामान होता है। सिर्फ घुटनों तक बारिश का पानी भरा हुआ होता है। अरे नहीं साहब, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें तो सिर्फ बारिश का पानी भरा हुआ है। छोड़ो, रहने दो। पता नहीं कहाँ चले गए हैं, देखा जाएगा। चलो यहाँ से, बहुत बारिश हो रही है। धनंजय, कल्लू और कालिया वहाँ से चले जाते हैं। उनके कदमों की आवाज दूर जाने के बाद पेड़ के पीछे छिपा पूरा परिवार धीरे धीरे बाहर निकलता है। अच्छा भाभी, हमने इन लोगों के आने की आहट दूर से ही सुन ली थी, वरना आज तो हम फंस जाते। पापा जी, हमें धनंजय का एक डर तो पता चल गया। धनंजय को डर है कि हम कहीं पैसे जुटाकर कोई वकील ना कर ले, लेकिन अब हमें पैसे जुटाने का रास्ता मिल चुका है। आप लोग कुछ दिन यहीं रहिए, मैं और प्रत्येक शहर जाकर पैसों का बंदोबस्त करके आते हैं, फिर धनंजय की अकल ठिकाने लगाते हैं। ठीक है बहू, लेकिन अभी बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। आजकल बहुत बारिश हो रही है। कुछ दिन रुक जा, फिर प्रतीक के साथ चली जाना। ठीक है पापा जी, कुछ दिन रुक जाती हूँ। आज का दिन भी बारिश के बीच बीत जाता है। अगले दिन परिवार पानी की टंकी के अंदर आराम कर रहा होता है। हल्की धूप और उमस के कारण टंकी के अंदर गर्मी और चिपचिपाहट बढ़ जाती है। मीना और नीतू को त्वचा पर खुजली और छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। बहू, इस गर्मी और चिपचिपाहट से तो शरीर पर खुजली होने लगी है। इतनी छोटी जगह में रहना भी कितना मुश्किल है। भाभी, मेरी हालत भी खराब हो रही है। खुजली के कारण चैन से बैठना मुश्किल हो गया है। माँ जी, ननन जी, आप लोग घबराइए मत। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने आसपास कुछ नीम के पेड़ देखे हैं।
मैं अभी कुछ नीम की पत्तियाँ लेकर आती हूँ। शिवाक्षी आसपास लगे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां तोड़ती है। नीम की पत्तियां लेकर शिवाक्षी रसोई वाली पानी की टंकी में आती है और एक बड़े पतीले में पानी के साथ नीम के पत्ते उबालती है। नीम का पानी ठंडा होने के बाद पूरा परिवार उस पानी से हाथ पैर साफ करता है और कपड़े से शरीर पोंछता है। समय बीतता जाता है। एक दिन धनंजय गरीब बहू से छीनी जमीन को चारों तरफ से घेर कर खुदाई करवाता है। हे भगवान, मैंने इतने पैसे खर्च करके नकली कागजात तैयार करवाए और अभी तक खजाने का एक सिक्का तक नहीं मिला। आखिर कहीं इन लोगों ने पहले ही खजाना निकाल कर कहीं छुपा तो नहीं दिया? हो सकता है खजाना इन्हें मिल गया हो, इसीलिए ये लोग घर छोड़कर कहीं दूसरे शहर में चले गए। आखिर क्या राज है? क्या कहा तुमने? नहीं साहब, आप लोग यहाँ कैसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो बस अपना नया घर बनवा रहा हूँ। ये मेरे दादाजी की जमीन है, मेरे पूर्वजों की जमीन है। चुप कर, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। तूने जिस वकील को पैसे खिलाए थे और जिस पुलिस वाले को पैसे खिलाए थे, उन दोनों ने हिरासत में आते ही सारी सच्चाई उगल दी है। आशुतोष के इशारे पर शांतनु आगे आता है और धनंजय के सामने जमीन के असली कागजात रख देता है। ये रहे वो कागजात जिनसे साबित होता है कि ये जमीन मूल रूप से मेरे क्लाइंट के परदादा जी के नाम पर है। सरकार ने ये जमीन गरीब परिवार के पुनर्वास के लिए उनके परदादा जी को दी थी और जमीन उनके नाम पर रजिस्टर भी है। ये है ओरिजिनल कागजात। धनंजय ने जो कागजात तैयार करवाए थे वो पूरी तरह नकली, जाली और फ्रॉड हैं। अरे नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। चल, तुझे थाने में सारी सच्चाई बताता हूँ, वहाँ पता चलेगा कि झूठ कितनी देर टिकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम लोग आखिर इतने दिनों से कहाँ छिपे हुए थे और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और मेरे आदमियों ने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा, पर मेरे आदमियों को तुम मिले क्यों नहीं? और अब वकील करने के लिए पैसे भी जुटा लिए। आखिर माजरा क्या है? मैं बताती हूँ। जिस पानी की टंकी में हमें ढूंढने आया था ना, वही हमारा घर था, वही हम खाना खाते थे, वही हमारी रसोई थी और वही पूरा परिवार सोता भी था। लेकिन तेरे आने की भनक हमें पहले ही पड़ गई थी, इसीलिए हम टंकी से बाहर निकलकर पेड़ के पीछे छिप गए थे। क्या तुम लोग इतने दिनों तक पानी की टंकी के अंदर रह रहे थे? हाँ, और पैसे कहाँ से आए ये भी बताती हूँ। मूसलाधार बारिश में पानी की टंकी में घुटने तक पानी भर जाता है। पूरा परिवार टंकी से पानी निकालने लगता है। तभी टंकी के नीचे से लोहे की आवाज आती है। अरे, ये मिट्टी के अंदर ठक ठक जैसी आवाज कैसी आ रही है? लोहे जैसी आवाज तो आ रही है। भाभी जरा मिट्टी हटाकर देखिए, कहीं नीचे कुछ दबा हुआ तो नहीं है। शिवाक्षी पूरे परिवार के साथ बाहर निकलती है। टंकी को सरकाकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए आसपास की मिट्टी हटाती है। मिट्टी के अंदर लोहे का एक पुराना बक्सा दिखाई देता है। परिवार मिलकर बक्से को बाहर निकालता है। बक्सा खोलने पर अंदर पुराने सिक्के दिखाई देते हैं। मम्मी, इसमें इतने सारे सिक्के हैं। तो बहुत पुराने लग रहे हैं। इन सिक्कों का हम क्या करेंगे? अगर इसमें आज के पैसे होते तो हम तुरंत एक वकील कर लेते, लेकिन ये पुराने सिक्के हैं, हमारे लिए तो इनकी कोई कीमत नहीं होगी। भाभी, पुराने सिक्के भी हमारे बहुत काम के हैं। एंटीक चीजों के शौकीन लोग पुराने सिक्के खरीदते हैं। बड़े एंटीक म्यूजियम भी ऐसी चीजों के अच्छे पैसे देते हैं। तो ठीक है, बारिश थोड़ी कम होते ही हम इन्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे एंटीक म्यूजियम में बेचेंगे। 2-3 दिन के बाद बारिश थोड़ी कम होती है। शिवाक्षी और प्रतीक सिक्कों को संभालकर अपने साथ ले लेते हैं और बड़े शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़े बहुत बचे हुए पैसों से बस और ट्रेन का सफर करते हुए शिवाक्षी और प्रतीक बड़े शहर में एक बड़े एंटीक म्यूजियम में पहुंचते हैं। सुशांत पुराने सिक्कों को ध्यान से देखता है और सिक्कों की जांच करने के बाद, ये सिक्के काफी पुराने और दुर्लभ हैं। इनकी कीमत अच्छी है। मैं इन सिक्कों के लिए आपको 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख रुपए? इतने पैसे तो हमने कभी एक साथ देखे भी नहीं। वो शिवाक्षी और प्रतीक को 5 लाख रुपए दे देता है। मिले हुए पैसों से शिवाक्षी शांतनु को अपने वकील के रूप में हायर करती है और सारा माजरा बताकर उसकी फीस देती है। जमीन के असली कागजात निकलवाने, कानूनी कार्रवाई करने और बाकी जरूरी खर्चों में भी पैसे खर्च होते हैं। शांतनु परिवार के पुराने जमीन के दस्तावेज निकलवाकर मामले को अदालत में मजबूत करता है। अब चिंता मत कीजिए, आपके पास जमीन के असली कागजात हैं और धनंजय के सारे नकली कागजात भी सामने आ चुके हैं। अब आपका घर वापस लेने से कोई रोक नहीं सकता। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद धनंजय पर जुर्माना लगाया जाता है।
परिवार अपने पैसे लगाकर और धनंजय से मिले जुर्माने की रकम का इस्तेमाल करके जमीन को दोबारा ठीक करवाता है। कुछ समय के बाद उसी जमीन पर परिवार का नया और मजबूत घर तैयार हो जाता है। तुझे क्या लगा था धनंजय, पैसे खिलाकर अगर तू चंद लोगों को खरीद लेगा तो क्या पूरा सिस्टम तेरा हो जाएगा? सिस्टम में आज भी ईमानदार लोग हैं जो चंद रुपए के लिए अपने ईमान नहीं बेचते हैं, बल्कि गरीबों की मदद करने के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, ना कि तेरी तरह दूसरों की थाली की रोटी छीनते हैं। आप लोग बेफिक्र हो जाइए, इस धनंजय को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। साथ ही इसने आप लोगों के साथ जो धोखाधड़ी की है और आप लोगों के घर का जो बुरा हाल किया है, इसके लिए इससे मैं जुर्माना भी निकलवाऊंगा और वो जुर्माना पूरा का पूरा आपका होगा। उस जुर्माने से आप अपना घर दोबारा बनवा सकते हैं। हाँ, जुर्माने के पैसे और अपने कुछ पैसे मिलाकर हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे। और मैं कहीं और मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। अपना घर तो बन ही जाएगा, साथ ही मैं भी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करूंगा। अब मेरी पूरी मेहनत की पूरी मेहनतानी मेरे परिवार को मिलेगी। बेटा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, परिवार साथ हो तो रास्ता जरूर निकलता है। और हमारी बहू ने तो सच में घर की लक्ष्मी बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आशुतोष धनंजय को जेल पहुंचा देता है और धनंजय से मिले जुर्माने और अपने कुछ पैसे मिलाकर गरीब बहू अपने पूर्वजों की जमीन पर एक पक्का मकान बनवाती है और जगह जगह मजदूरी करने वाला प्रतीक भी कुछ पैसों से एक दुकान किराए पर लेकर राशन का सामान बेचने लगता है और धीरे धीरे घर की परिस्थितियों में सुधार आने लगता है।